जी हां, ट्रंप का ट्विस्ट और वॉर है फिक्स। अमेरिका ईरान तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान के पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने की तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मुलाकात तो बहाना है, दरअसल वो मिलकर ईरान के लिए नई स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। एजेंडे में ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों पर बैन और ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों को मिलने वाले समर्थन को रोकने जैसे अहम मुद्दे रहेंगे। ये माहौल को और भी ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। इजराइल लंबे वक्त से चाहता है कि किसी भी समझौते में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और लोकल नेटवर्क को भी शामिल किया जाए। इजराइल ईरान का पड़ोसी देश है और उसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा ऐतराज रहा है। तेहरान का रुख इस मामले में साफ है। ईरान का कहना है कि वो केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेगा और यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उसकी ओर से यह भी कहा गया कि अगर अमेरिका अपने सारे प्रतिबंधों को हटा ले तो वो अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को 60% तक घटा सकता है। एक्सपर्ट्स इस नैरेटिव पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अगर ईरान ने अमेरिका और इजराइल की शर्तें नहीं मानी, तब भी क्या ऐसी संभावना है कि इजराइल अकेले ईरान पे हमला करेगा? मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं लगता है। इसका कारण यह है कि बिना अमेरिकी सपोर्ट के या बिना अमेरिकी समर्थन के इस पूरी लड़ाई में इजराइल एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। जब गाजा पट्टी पे जब इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा था, तब भी अमेरिकी जहाज आके उससे पहले सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। तो बिना अमेरिका के सपोर्ट के इजराइल कुछ भी नहीं है और वह ईरान के सामने हमले में उस गति से नहीं टिक पाएगा, यह सच है। तो अगर अमेरिका का समर्थन नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि ईरान और इजराइल की जंग भी नहीं होगी। अगर अमेरिका का समर्थन मिलता है तभी यह जंग जारी होगी। तुर्की के इस्तांबुल से लेकर के और ओमान तक की जितनी भी वार्ताएं अमेरिका और ईरान के बीच में हुई, वो सब एक तरीके से दिखावा है। जहां एक और अमेरिका लड़ाई की तैयारी, अपनी तरफ से युद्ध अटैक करने की तैयारी कर रहा है, वहीं पे ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में नेतन्याहू जब कल रात को अमेरिका पहुंचे हैं तो लाजिम सी बात है कि अब ये डिसीजन होना है कि युद्ध कब और कहां पर शुरू किया जाए। यानी दोनों तरफ, ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों के पास विकल्प एक ही है और वो है युद्ध, और ये युद्ध होके रहेगा। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार चर्चा होनी है। क्या नेतन्याहू ट्रंप की मीटिंग के बाद ईरान पर हमला करने वाले हैं? सवाल नंबर 2, खामनेई ने शर्तें नहीं मानी तो क्या इजराइल अकेले हमला करेगा? सवाल नंबर 3, ट्रंप ने अमेरिकी जहाजों को ईरान से दूर रहने के लिए अचानक क्यों कह दिया? सवाल नंबर 4 जिस पर चर्चा होनी है, इजराइल ने ईरान को लेकर अमेरिका को धमकी क्यों दी है? 5वां सवाल जिस पर हम डिबेट में सवाल पूछेंगे, क्या जंग के बाद भी ईरान में तख्ता पलट मुमकिन नहीं है? और नहीं है तो फिर अमेरिका इस जिद पर क्यों अड़ा हुआ? इससे पहले कि हम आगे जाएं, ग्राफिक्स के जरिए, कंटेंट के जरिए आपको पूरी वॉर की सिनेरियो समझाएं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और उससे पहले एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जी हां, नेतन्याहू साहब अमेरिका पहुंचे। मेरे प्रोड्यूसर देव आपको तस्वीर दिखाएंगे। वो अमेरिका पहुंचे हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। ईरान पर जंग से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्योंकि नेतन्याहू बहुत आनन फानन में, जल्दबाजी में पहुंचे हैं, बहुत डरे सहमे हुए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, क्या हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, बुधवार को नेतन्याहू साहब वॉशिंगटन पहुंचे हैं अपने स्टेट प्लेन से और अब वहां से ये देखिए, ये निकलने की तस्वीरें जब वो इजराइल से निकल रहे थे अमेरिका के लिए, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बुधवार की ये मुलाकात मुकर्रर हुई। व्हाइट हाउस में एक लंबी चौड़ी बैठक होनी है, उस बैठक में ईरान को लेकर चर्चा होनी है। ये तस्वीरें देखिए बहुत अहम है क्योंकि लगातार इजराइल अमेरिका को उकसा रहा है, दबाव बना रहा है ईरान पर हमला करने की, लेकिन अमेरिका अभी भी बातचीत और बीच बचाव के तरीके पर अमल करने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए जब वॉशिंगटन पहुंचे थे वो, और उसके बाद एक बहुत लंबी मीटिंग लाइनअप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी। और देखिए जो लॉबी है, जो कि इजरायली लॉबी अमेरिका में है, बड़े पदों पर और रसूखदार लोग जो है, पावरफुल लोग जो अमेरिका में है, वो भी लगातार ट्रंप पर, अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि वो हमला करें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग का रुख कर लेते। जी अमेरिका की ओर से ईरान को एक फाइनल अल्टीमेटम दिया गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग से आपको यह समझ में आ जाएगा कि तनाव कितना बढ़ता जा रहा है।
एटॉमिक प्रोग्राम छोड़ो नहीं तो जंग होना तय, ये बात अमेरिका कह रहा है। अब देखिए तनातनी बढ़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मिसाइल प्रोग्राम छोड़ना ईरान के लिए फायदेमंद होगा, ये बात अमेरिका की ओर से कही है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी हुआ है ईरान को लेकर। इजराइल ने भी ईरान को हमले की धमकी दी है, यानी अगर आपने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म नहीं किया, अपनी यूरेनियम संवर्धन को खत्म नहीं किया, तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि इजराइल भी आप पर हमला करेगा। हालांकि इजराइल पहले ही अमेरिका पर दबाव लगातार बना रहा है कि कुछ भी हो जाए, आप हमला करें ना करें, लेकिन हमें खतरा होगा तो हमला हम जरूर करेंगे। और ये बड़ी खबर रॉड ब्रेकिंग से आपको तारुफ करा रहे हैं। अब ग्राफिक का रुख करते हैं। जी हाँ, कंटेंट के जरिए, ग्राफिक के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे अमेरिका नेतन्याहू अचानक पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद अब तस्वीर कैसे बनने जा रही है, मीटिंग में क्या क्या होना है, डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या वहां पर बिसात बिछा रहे हैं, किस तरह का ट्विस्ट आने जा रहा है, ये चीजें आपको बताने और हम समझाने जा रहे हैं। ये देखिए, मीटिंग के बाद जंग को लेकर फाइनल फैसला आना है। दोनों नेता आज बैठेंगे, बड़ी बैठक होनी है। पहला ट्विस्ट आपको बताया। ट्विस्ट नंबर 2 जो हो सकता है, इजराइल अकेले ईरान पर हमला कर सकता है क्योंकि उसे डर है कि इससे पहले ईरान ही न धावा बोल दे। ट्विस्ट नंबर 3 जिस पर व्हाइट हाउस में वॉशिंगटन डीसी पर चर्चा होगी, ईरान ने यूएस की सभी शर्तों को खारिज कर दिया है। यह भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसकी वजह से ये अब जो एस्केलेशन ऑफ वॉर है ज्यादा हो सकता है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला बहुत मुमकिन है और यह समझ में आ रहा है क्योंकि अब जिस तरह का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पांचवा ट्विस्ट क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। इजराइल यूएस अब अकेले फाइनल स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। ये अब फाइनल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? फाइनल स्ट्रैटेजी का ट्विस्ट का मतलब यह है कि हमला जरूर होना है क्योंकि ईरान ने सबकी बातें खारिज कर दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने से मना कर दिया, संवर्धित यूरेनियम की शर्त को मना कर दिया, आईसीबीएम के प्रोडक्शन को बंद कर दिया। इसके बाद अगर अगली शर्त क्या है, शर्त नहीं मानी, शर्त नहीं तो जंग ही सही। ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दिया है। जी हां, वो ग्राफिक भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से ट्रंप धमका रहे हैं। वॉरशिप का एक और बेड़ा भेजने की चेतावनी अमेरिका ने दी है ईरान को। अल्टीमेटम नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अल्टीमेटम नंबर 2, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर की तैनाती और बढ़ा दी जाएगी। यानी अब जो जंग है और सघन और खतरनाक होती दिख रही है। अल्टीमेटम नंबर 3, फाइनल जेट्स की संख्या में भी इजाफा होगा। अल्टीमेटम नंबर 4, यूएसएस जॉर्ज बुश भी पहुंच रहा है। और अल्टीमेटम नंबर 5 आपके स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, एक और आर्मडा जल्द पहुंचने की कोशिश में, प्लानिंग में है। यानी अमेरिका भी लगातार अब धमका रहा है, धमकी दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है। और यह अल्टीमेटम बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि अमेरिका अब समझ गया कि ईरान झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। खामनेई की तरफ से भी धमकियां आई हैं। जी हां, खामनेई ने अमेरिका को धमकाया है और उन्होंने ईरानियों से अपील की है। क्या अपील की है वो ग्राफिक भी आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे ईरान में अब नैरेटिव चल रहा है, कैसे खामनेई पूरी आवाम, पूरे अपने जो देश के लोग हैं उनको कैसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आए थे बैठक के लिए और बैठक में उन्होंने बहुत अहम बातें कही हैं और जनता से अपील की है अमेरिका को लेकर, इजराइल को लेकर। अपील नंबर 1 क्या आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हां, दुश्मनों को कमजोर और निराश करने की जरूरत की बात खामेनेई ने कही। ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। दुश्मनों को कमजोर और निराश करने की जरूरत है। अपील नंबर 2 खामनेई ने जो की, वो कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प, मुंह तोड़ जवाब देने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। अपील नंबर 3 जो खामनेई ने, खलीफा ने अपनी जनता से, आवाम से की है, अमेरिका से ईरानी आवाम नहीं डरती है। अपील नंबर 4 जो सीधे दिमाग में गई लोगों के, मिसाइल जेट से ज्यादा सोच ताकतवर होती है। तो खामनेई साहब ब्रेन वॉश करने की कोशिश में लगे हुए हैं ईरानी आवाम की कि भाई बम बारूद और जेट से मत डरिए, अपनी सोच को बड़ा कर लीजिए, सोच को ताकतवर कर लीजिए तो काम बन जाएगा। लेकिन जब B2 बॉम्बर बम बरसाएंगे, ना तो सोच रहेगी, ना सोचने वाला दिमाग जमीन पर रहेगा। यह खामनेई साहब को कौन समझाए। लेकिन समझिए, तख्ता पलट की कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है। जंग से ईरान में तख्ता पलट नहीं होने वाला। यह कौन कह रहा है? यह एर्दोगन ने कही है बात, यह तुर्की ने यह बात कही है कि अमेरिका जो चाहे, जी चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन खामनेई सत्ता छोड़कर जाने वाले नहीं है। वो सत्ता छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं और अगर वो सत्ता छोड़ेंगे, अपनी मौत के बाद ही छोड़ेंगे। ग्राफिक बिग वॉल पर आपको दिखा रहे हैं। जी हां, जंग से ईरान में तख्ता पलट नहीं होगा। पहला पॉइंट दिखाइए देव। तुर्की की यूएस को जो नसीहत है, पॉइंट नंबर 1, नसीहत नंबर 1, अमेरिका ईरान में तख्ता पलट नहीं कर सकता। ये बात कह रहे हैं। नसीहत नंबर 2, एयर स्ट्राइक या जंग से सत्ता नहीं बदलेगी। ये बात भी एर्दोगन कह रहे हैं। नसीहत नंबर 3 अमेरिका के लिए, अमेरिका की एक कोरी कल्पना है कि वहां पर सत्ता बदल जाएगी। नसीहत नंबर 4, जंग से ईरानी सरकार कमजोर हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। नसीहत नंबर 5,
ईरान की सत्ता बदलना मुश्किल है। यानी एर्दोगन ने ये जो नैरेटिव फेंका है अमेरिका के पाले में कि भाई आप अमेरिका चाहे तो ईरान पर हमला कर ले, उसको कमजोर कर ले, देश को बर्बाद कर ले, लेकिन सत्ता नहीं बदलने वाली है। खलीफा खामनेई सत्ता छोड़कर नहीं जाने वाले। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से लगातार वो सत्ता में बने हुए हैं और अभी तक उन्हें ना कोई हिला पाया ना कोई हटा पाया। और इसीलिए अब एर्दोगन ने ये नया पासा फेंका है। हालांकि खाड़ी मुल्क और भी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं भाई, सत्ता तो नहीं बदल सकता कोई। वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं। जी हां, वॉर ब्रेकिंग का रुख करते बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की ने विदेश मंत्री जो है हकान फिदान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जंग से ईरान में सत्ता नहीं बदलेगी। देखिए, विदेश मंत्री भी बात कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट एक और जंग नहीं चाहता है। ये बात एर्दोगन के जो सबऑर्डिनेट है विदेश मंत्री ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान का बड़ा बयान सामने है। वो ये बात कह रहे हैं कि अमेरिकी जंग से ईरान में सत्ता तो बदलने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी बदल जाए लेकिन सत्ता नहीं बदलेगी। मिडिल ईस्ट एक और जंग नहीं चाहता। इससे पहले कई जंगों का गवाह मिडिल ईस्ट रहा है। सत्ता बदलने की सोच यूएस की कोरी कल्पना है। यानी देखिए, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि हमला करके वो सत्ता बदल देगा ईरान में, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जो खलीफा है, जो खामनेई है, वो बहुत सख्त जाने एक शिया मुल्क है ईरान। वहां पर इतनी आसानी से चीजें नहीं हो सकती। और देखिए, अमेरिका, ईरान और इजराइल की तमाम धमकियों दबाव के बावजूद भी ईरान कहीं से झुकता या दबता नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं इस पूरे नैरेटिव में, अगर आप देखेंगे तो कोई 20 दिखाई दे रहा है तो वो ईरान दिखाई दे रहा है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, फ्रिगेट्स लगा दिए, डिस्ट्रॉय लगा दिए, वॉरशिप लगा दिया, पर्शियन गल्फ में पूरी सेना भेज दी, B-2 बॉम्बर डिप्लॉयड हो गए हैं, बहुत सारे फाइटर जेट डिप्लॉय कर दिए गए, लेकिन वहां देखिए फर्क नहीं पड़ा ईरान को। ईरान का नैरेटिव एक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, आईसीबीएम प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को नहीं क्लोज करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। हाँ, बातचीत से चीजें अगर बेहतर होती है, अगर आप सैंक्शन थोड़ा सा कम करते हैं तो भले हम थोड़ा रजामंद हो जाएंगे, अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को 60% तक कम कर सकते हैं, लेकिन ईरान झुकने दबने वाला नहीं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, मेरे प्रोड्यूसर मेरे देव बता रहे हैं कि पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। उनके जरिए चर्चा करेंगे और उनके जरिए हम ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा नैरेटिव अब और सघन और खतरनाक होता जा रहा है। सुशील सिंघल साहब मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल दिनेश नायक मेरे साथ हैं, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति दास गुप्ता जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। और आरजू काजमी मेरे साथ हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान ने तो कह दिया जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, हम मिसाइल प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे। और इस वक्त जो हालत खराब दिख रही है वो इजराइल की दिख रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हुए हैं और दबाव बनाने की पूरी लॉबी लगी हुई है, अमेरिका में दबाव बना रही है अमेरिका पर कि ईरान पर हमला अमेरिका जल्द करे। सर, आपका पहला रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जो सिचुएशन आज बनी हुई है, अमेरिका और इजराइल दोनों ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि अगर उनको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डील करना है या उनके मिसाइल सिटीज को, मिसाइल प्रोग्राम को डील करना है, तो इसके बाद में इतना अच्छा मौका इनके पास आने वाला नहीं है। लिहाजा जिस प्रकार से तैयारी की गई है, देखिए सब कुछ फेल हो चुका है। अमेरिका ने ट्राई किया पिछले साल, अगर आपको याद हो, B-2B बॉम्बर से इन्होंने ट्राई किया इनके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, नतांज हो, चाहे इस्फान हो, चाहे फर्दो हो, सबके ऊपर अटैक करके देखा अपना GU-57 बॉम्बर से, बंकर बस्टर से, बोला कि सब कुछ हमने। और इस बार तो ईरान ने पहले से ही उन सभी गेट्स के ऊपर मिट्टी लगा करके, मिट्टी से सब बंद कर दिए, एंट्रेंसेस वगैरह सब तैयारी पूरी कर रखी है। वहां पे इनके जो जारदोस की जो पहाड़ियां हैं, जो कि पूर्व क्या कहते हैं, आपकी उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम के बीच में पूरा एक लाइन है इन पहाड़ियों का, उन पहाड़ियों के ऊपर पूरे एयर डिफेंस वगैरह सिस्टम इन्होंने तैयार कर रखे हैं। तो जितनी भी शर्तें अमेरिका ने रखी, चाहे बोला हो कि आप यूरेनियम को एनरिच नहीं करोगे, इन्होंने कहा नहीं, हम तो करेंगे। आप इसको घटा दीजिए, अपने जो यूरेनियम आपके पास रखा है वो हमें दीजिए, किसी और देश में पहुंचाइए, बोलता नहीं करेंगे। आप अपने मिसाइल जो है उनका प्रोडक्शन बंद कीजिए, 300 किलोमीटर से ऊपर आप मिसाइल नहीं बनाएंगे, वो बोलते हम तो नहीं मानने वाले, ये हमारा अधिकार है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जो आपके यहां तक बोला कि जो आपके यहाँ पे लोग असंतुष्ट हैं, वो ऐसा उस चीज के लिए आप कार्रवाई, बोला मतलब नहीं, हमारा इंटरनल मैटर है। लास्ट में एक चीज जो खुल के सामने नहीं बोली जा रही, वो ये थी कि आप चीन को तेल नहीं देंगे। देखिए, चीन को तेल वेनेजुएला से जो आ रहा था 80%, उसके सभी शैडो फ्लीट्स के ऊपर अमेरिका ने कब्जा करना शुरू कर दिया आज ही।
हिंद महासागर के अंदर एक टैंकर जो तेल लेके जा रहा था वेनेजुएला जोर की से, चलवाई उसको दादा अभी कुछ घंटों पहले मुझे। अमेरिका ने पकड़ लिया है। यानी इन सब शर्तों के बावजूद अगर आप देख रहे हैं कि अपनी 47वीं वर्षगांठ जो जिस दिन 1979 के अंदर इन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था खुमैनी ने, वो मनाया जा रहा है। पटाखे पटाखे फूट रहे हैं पूरे शहरों के अंदर, 1400 शहरों के अंदर, 1400 शहरों के अंदर ड्रोन्स और मिसाइल्स का नुमाइंद क्या सामने रखा गया है, लोगों के सामने रखा गया है, नुमाइश की जा रही है, नुमाइश हो रही है। सरेआम ईरान कह रहा है हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। क्यों? एयर डिफेंस सिस्टम चाहे S-400 हो, चाहे HQ-9 सिस्टम्स हो, मैं चाइना के, वहां से लेके किंजल मिसाइल क्यों ना हो हाइपरसोनिक रशिया की, या फिर DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना की, सब कुछ सप्लाई हो चुका है। ईरान तैयार है दो दो हाथ करने के लिए। और अब इस मौके पे यही वार्ता हो रही है अभी अमेरिका के अंदर कि अब उस मुकाम पे आप पहुंच चुके हो। आपके USS इब्राहिम लिंकन गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा हो गया, रोजवेल्ट मेडिटेरियन सी में खड़ा है इनका पूरा स्ट्राइक ग्रुप, उसके बाद में इनका जॉर्ज W बुश पूरा रेड सी में खड़ा हुआ है। अब बोल रहे हैं वॉशिंगटन को और भेज वॉशिंगटन स्ट्राइक ग्रुप को और भेज रहे हैं, कोई कसर तो छोड़ी ही नहीं। यानी ये युद्ध तो होके ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि अभी आज नेतन्याहू वहां गया हुआ है, थोड़ी देर बाद में देखिए ये देख रहे हैं कि जो खुमैनी जी हैं वो अपनी 47वीं वर्षगांठ पे अपने ईरान के लोगों को क्या संबोधित करते हैं, उसका क्या इफेक्ट वही आएगा। वो चैलेंज करेगा, वो इनको बोलेगा दृढ़ संकल्प है, सबको उकसाएगा, अमेरिका से नहीं डरना है, हम हर हालत में अमेरिका को जवाब देंगे, कोई बात हम अमेरिका की नहीं मानेंगे। तो चॉइस क्या रह गई? अमेरिका भी पीछा हटना चाहे तो मेरा मानना है इजराइल पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज Right, sir. इजराइल के लिए अब सर्वाइवल की बात आ गई है। राइट सर, ठीक है। मैं श्रुति जी के पास जा रहा हूँ। श्रुति जी, जिस तरह की बात कर्नल साहब कह रहे हैं कि अब सर्वाइवल की बात इजराइल के लिए है, और बहुत बहुत बड़ा मसला ये भी कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि अमेरिका अपने हिसाब से चीज़ें करता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें करता है। उस सहूलियत के चक्कर में ऐसा ना हो कि इजराइल पिस जाए, क्योंकि ईरान इस पर बहुत तमतमाया हुआ है, बहुत गुस्से में है, और सबसे जो करीब दुश्मन होता है सबसे पहले अटैक उस पर होता है। तो सबसे करीब दुश्मन कौन है? इजराइल है ईरान के। अभी जो नैरेटिव चल रहा है, जिस हालत में इजराइल के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंचे हैं, भागे हैं, और पूरे एक हफ्ते से लगातार पूरा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अमेरिका पर भी और इजराइल के अंदर भी कि भाई अमेरिका का इंतजार मत करिए, वो डीलर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, इधर आप पिट जाएंगे बीच में। अब यहाँ से मैम जो विदेशी जो दबाव था अमेरिका पर, इजराइल पर, ईरान पर, खाड़ी देशों पर, जो बातचीत का दबाव है वो लगता दिख नहीं रहा है। लेकिन जो अभी सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने हैं न्यूक्लियर डील को लेकर, वहां पर कुछ रास्ता आपको निकलता दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि अब इजराइल का जो पेशेंस है वो जवाब दे गया? मैम, अगर मैं इजराइल की बात करूं तो 1992 से ही पेशेंस हारे हुए हैं। तब से नेतन्याहू अपने कनेसेट के अंदर वहां खड़े होके हर बार बोल रहे हैं कि ईरान के इरादे सही नहीं है, क्योंकि ईरान की जो ये इस्लामी सरकार है उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि वो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस रन करते हैं अपने नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू अगेंस्ट इजराइल। तो उनके लिए ईरान एक बहुत बड़ा एनिमी मिडिल ईस्ट में है, और ये हम सबको नॉर्मली पता है। तो इजराइल का शोर मचाना नॉर्मल है, वो हर बार ही मचाता है, वो साल में एक बार तो ईरान का नाम लेकर हाय तौबा जरूर करता है। ठीक है, तो वो उसको हम साइड में कर देते हैं। जो न्यूक्लियर कॉन्वर्सेशन हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जहां तक मैंने पढ़ा है, एक मैं स्टडी रिपोर्ट पढ़ रही थी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर से, तो उन्होंने दो जगह के सोर्सेस कोट करते हुए कहा है कि कुछ ईरानी ऑफिशियल्स ने आके बोला है कि अगर आपको चाहिए कि हम न्यूक्लियर एम्बिशंस कम कर दें तो उसके लिए भी हम राजी हैं, हम 60% क्या, हम 20% से भी कम पे आ जाएंगे, और अगर आप चाहेंगे हम पूरा बंद कर दें हम वो भी कर देंगे, लेकिन एक पावर सोर्स, हमें पूरा एक कंसोर्टियम ऑफ पावर सोर्स उनको चाहिए जो पूरा मिडिल ईस्ट को पावर करेगा। तो अगर आप ऐसा जो एक पहले इस कंसोर्टियम पूरा मिडिल ईस्ट के नेशंस को लेकर अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हमें आप जगह देते हैं तो हम अपने इंडिविजुअल न्यूक्लियर प्लान्स को साइड में रख देंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि जो हमारे पास एनरिच्ड है, जिसका भी IAEA को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो वो माल जो है वो भी उन्होंने कहा कि JCPOA के अंदर जो आप E5+1 को दे सकते थे, तो उसके अंदर रशिया को हम ट्रांसफर करने को भी तैयार हैं। तो ये दो चीजें न्यूक्लियर कॉन्वर्सेशन के अंदर उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि ये दो आई हैं, लेकिन उनके खुद के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर प्लान हमारे लिए जरूरी है, हम उसको नहीं करेंगे, हम हमेशा शांति प्रिय तरीके से करते हैं बात। अयतुल्ला खमेनी भी खुद कहते रहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर नहीं बनना चाहता है क्योंकि वो नॉन इस्लामिक है,
न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना। अब ये क्यों एनरिच कर रहे थे अगर वो नॉन इस्लामी है? इसका जवाब ये है कि वो शायद हो सकता है चाइना के लिए कर रहे हो या रशिया के लिए कर रहे हो, खुद के लिए ना कर रहे हो, अगर उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ है। लेकिन हमें ये भी पता है कि उनके न्यूक्लियर एम्बिशन सिर्फ एनरिचमेंट तक नहीं है, उन्होंने कई बार पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके न्यूक्लियर प्लान्स भी खरीदे हुए हैं। तो इनकी बातों पे पूरा यकीन करना है, जैसे कर्नल साहब ने कहा, वो बार बार ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बिल्ड करते हैं, फिर तोड़ते हैं, तो उन पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो न्यूक्लियर कॉन्वर्सेशन एक बड़ी बात है, पर नेतन्याहू जो हैं वो गाजा का भी जो एक इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो ईरान और गाजा, ये दो बड़े फैक्टर्स को वो वहां रिजॉल्व करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ईरान के लिए वो चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उनकी डील के अंदर आए, और साथ में ये भी आए कि वो किसी भी तरह से अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे तो ईरान को उनके ऊपर अटैक करने का, हमला करने का हक हो। तो ये कुछ बातें जो हैं जो हमें समझ में आ रही हैं कि इजराइल की डिमांड्स हैं, और वो इसको यूएसए का, जहां तक मुझे समझ में आता है, वो जो इस वक्त स्टारलिंक को लेके जो उन्होंने एक्शन लिया था उससे वो थोड़े घबराए हुए। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है जैमिंग का उनका एक बहुत इंडिपेंडेंट सोर्स बन चुका है। वो पॉकेट्स ऑफ आइसोलेशन बना सकते हैं जहां पे फॉगिंग हो जाए, और यूएस के जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो जीपीएस ट्रैकिंग मिसाइल्स हैं, जो उनके जिस तरीके से वो शॉक एंड नॉ टाइप का एक ऑपरेशन कर सकते थे, वो शायद उस तरह से ईरान के लिए सक्सेसफुल ना हो। तो इसीलिए उनके लिए एक थोड़ा घबराहट का माहौल दोनों तरफ से है। ठीक है, सुशील सर मेरे साथ हैं। सर, अगर कायदे और कानून की बात करें तो पाकिस्तान भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो तो न्यूक्लियर होड़ में बहुत अपने आप को अव्वल समझता है और कोशिश लगातार हो रही है। जितने खाड़ी मुल्क हैं ये कहते नहीं, लेकिन सबको एटॉमिक जो पावर सबको बनना आज के टाइम में, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी और नॉन मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी। अभी जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू पूरी लॉबी लगी हुई है, सर दबाव बनाने की कोशिश करी, क्योंकि अमेरिका किसी के दबाव में तो काम करता नहीं, वो अपने सलीके तरीके से काम करेंगे। अमेरिका को लगता है कि हमला करने का वक्त है, प्रिसाइज हमला करने का वक्त है, एक दो राउंड हमला करने का वक्त है, वो अपने हिसाब से करेगा। वो ऐसा नहीं कि नेतन्याहू वहाँ पहुँच गया और लॉबी पीछे पड़ गई तो ट्रंप हमला कर देंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ इस पूरे नैरेटिव में सर इजराइल की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसराइल की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है मेरे विचार से, क्योंकि उनको जो है, जैसा कि अभी डिस्कशन में हो रहा है, देखिए ईरान भी कहता है कि इसराइल को अधिकार नहीं है रहने का, और उसी तरह से इसराइल कहता है कि ईरान को अधिकार नहीं। तो दोनों जो है एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को जो है डिनाई करते हैं, कि बल्कि हमें, दोनों क्लेम करते हैं कि हमें अधिकार है कि इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो एक ये सबसे बड़ा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि दोनों ही एक दूसरे के इतने ज्यादा अगेंस्ट हैं कि वो अपने आप को, उनको पूरा नष्ट करना चाहते हैं। तो और इजराइल की प्रॉब्लम क्या है कि छोटा देश है, साइज बहुत छोटा है जोग्राफिकली, राइट, जो कि ईरान और इजराइल के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन जैसा कि पीछे जून में हमने देखा कि ईरान की जो मिसाइल्स थी वहां पहुंच पा रही थी, डिस्पाइट ऑल द सेफ्टी वहां पे मेजर्स थे। तो इजराइल के लिए अब न्यूक्लियर से ज्यादा या इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको कंट्रोल किया जाए। तो अभी जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें ईरान तैयार जी, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। मैं सुशील जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। आरजू काज़मी, सवाल आपसे भी वही है कि इजराइल की जो छटपटाहट है वो साफ दिखाई दे रही है। पहले तो हफ्ते भर वहाँ पर मंथन चला उनके अपने खुद के राष्ट्र में, फिर वो अमेरिका पहुँचे हुए हैं, लगातार उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, वो लगातार अमेरिका से बात कर रहे हैं। तो दिक्कत इस बात की भी है कि अमेरिका के भरोसे एक बार फिर से ऐसा तो नहीं कि इजराइल को मुश्किल होने वाली है? आप शायद म्यूट पर हैं आरजू जी। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। जी देखिए, इसराइल तो डेफिनेटली इस वक्त मुश्किल में ही है, क्योंकि ईरान बाकी गल्फ कंट्रीज या इस्लामिक नेशंस की तरह नहीं है जो अमेरिका की हर बात को मान जाए या अमेरिका के सामने झुक जाए, जो कि बाकी कंट्रीज को हम देखते हैं। ईरान ने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और हमेशा बहुत स्ट्रांगली बात की है, चाहे कुछ भी हो, चाहे अगेंस्ट हो या फेवर में। लेकिन ईरान के साथ उस तरह से सैंक्शंस लगाने के बावजूद अमेरिका उसको उस तरह दबा नहीं सका जैसे बाकी कंट्रीज के साथ होता है। तो डेफिनेटली इजराइल के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान की शक्ल में, और ईरान के लिए
तो है ही, क्योंकि अमेरिका को भी फेस करना है और इजराइल भी उसके साथ है, तो बहुत आसान टारगेट नहीं लग रहा है कि ये ऐसा कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ज़ाहिर है न्यूक्लियर वेपन्स की आपने बात की, तो वो तो हर नेशन ही चाह रही है, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो नॉन इस्लामिक कंट्री हो। तमाम ही लोग ये चाहते हैं। इस वक्त भी ये बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो अमेरिका से बार बार यही डिमांड कर रहा है कि उनको परमिशन दे दी जाए कि वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लें। तो कहाँ तक उनको रोका जा सकेगा, कहाँ तक उनको मना किया जा सकेगा? अगर उनके पास पैसा है और वो बात करते हैं और अमेरिका अगर मान जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो अमेरिका ही हर कंट्री के कह लीजिए कि एक तरह से उसका ऊपर जो है हाथ जो है वो अमेरिका का ही है, और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो पाता। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं वो भी अमेरिका की मदद से ही बनाए हैं, और अमेरिका ने शायद इसलिए भी पाकिस्तान को परमिशन दी थी ताकि भारत को एक तरह से प्रेशर में रख सकें। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही आप लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे उसके साथ ही पाकिस्तान को भी एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर डेफिनेटली अमेरिका का रोल ज़्यादा बनता है कि वो किस तरह से इसराइल और ईरान को जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से भी रोके, और साथ ही साथ किसी तरीके से कोई पीसफुल तरीके से कोई सोल्यूशन निकालें इस तमाम इश्यूज़ का। जी मैम, काज़मी आपसे एक सवाल और आरजू जी कि अभी अमेरिका जिस तरह से बार बार भरोसा जताता है, इजराइल को कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, टू नेशंस आर टुगेदर इन एवरीथिंग व्हाटएवर इट टेक्स, ये बातें ट्रम्प कहते हैं जब व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अगर इतना ही भरोसा होता, इतना ही कॉन्फिडेंस होता, बार बार इजराइल ये भी कह रहा है और धमकी के लहजे में कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला नहीं करेगा तो हम हमला कर देंगे ईरान पर, तो भरोसा तो कहीं है नहीं, क्योंकि वो ओपनली ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं, ओपनली फॉरेन सेक्रेटरी ने कही है कि अमेरिका नहीं करता है तो हम कर देंगे हमला, हम अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। तो क्या विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया अमेरिका पर इजराइल का भी? देखिए, भरोसा तो कोई किसी पे भी नहीं कर सकता, चाहे वो इसराइल और अमेरिका हो चाहे कोई दूसरी नेशन हो, सब अपने हिसाब से चलते हैं, सब अपनी बेनिफिट्स देखते हैं। तो जाहिर है इसराइल कैसे भरोसा करेगा अमेरिका का? और जिस तरह के आजकल ट्रम्प के हालात हैं, जो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स चलती हैं, उसको देखते हुए तो कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसराइल का बहुत ज़्यादा होल्ड है अमेरिका में, अमेरिकन गवर्नमेंट में, ये ज़रूर हमने सुन रखा है। तो इस वजह से लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक या कोई बड़ा ऐसा कोई धोखा जो है वो अमेरिका इसराइल को दे सकता है। ठीक है। जनेश जी, मैं एक बात समझना ये भी चाह रहा था कि अभी अगर ये सिचुएशन बनती दिख रही है आपको लगता है कि अगर अमेरिका थोड़ा डिले करता है, दूसरे राउंड की बातचीत के लिए जाता है न्यूक्लियर डील को लेकर, 4 शर्तें जो थी फिर से उस पर बहस होती है, उस पर मनाने की कोशिश करता है, इस बीच अगर ईरान ने हमला कर दिया तो क्या होगा? खुर्रमशहर 4 को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जो ईरान रेंज में 3000-4000 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और एरियल डिस्टेंस जो ईरान और इसराइल का है वो मुश्किल से 1800-2000 किलोमीटर का है। तो 7-8-10 मिनट में तो मार देगा वो इसराइल को, अगर ईरान ने हमला कर दिया तो। हाँ अमित जी, कल ही इन्होंने एक अपनी मिसाइल का टेस्ट किया है जिसका बताया गया कि करीब 1978 किलोमीटर यानी 2000 किलोमीटर पर। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ कर्नल साहब। कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में बोले, सीधे आपको वहां ले चलते हैं। उत्पादक नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उद्यमी बनेंगे। केंद्र सरकार का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय निर्मला सीतारमण जी का, कि 16th फाइनेंस कमीशन द्वारा लगभग 20,772 करोड़ की टैक्स डेवल्यूशन सहित विभिन्न निवेशों और परियोजनाओं के माध्यम से हरियाणा का विकास को नई गति मिलेगी। मैं परसों बहुत ध्यान से सुन रहा था जब यह कहा गया कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर का बजट कट किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है रूरल इकोनॉमी के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी ने कल एक हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बात की और भारत की तुलना अमेरिका से करने का काम किया। मैं उसमें भी कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। द हेल्थ एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड इन द बजट वाज कंपेयर्ड विद अमेरिका। यह एक भ्रमित करने का तरीका है, क्योंकि आयुष्मान भारत जो आज 5 लाख रुपए का बीमा योजना 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, गरीब परिवारों को दे रहा है, जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज अब तक हो चुका है, और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम जो गवर्नमेंट फंडेड है, जिसमें 60 करोड़ लोग कवर होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसे हमें संदर्भ में समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अमेरिका में इलाज की क्या कीमत है और भारत में क्या है, तो हमें परचेजिंग पावर पैरिटी समझनी पड़ेगी कि 5 लाख रुपए के अंदर हम जो चीजें भारत में मुहैया कराई गई हैं, वो उसकी कीमत अमेरिका में $1.5 लाख आती है। मैं कुछ एग्जाम्पल, इसके उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।
हार्ट बाईपास सर्जरी पीएम जन आरोग्य योजना में 1,20,000 से 1,80,000 तक होती है, जबकि अमेरिका में यही इलाज $70,000 से $1.5 के अंदर होता है। एक एमआरआई जो 1,000 से 2,000 रुपए में भारत में होता है, उसकी कीमत अमेरिका में $3,000 आती है। नी रिप्लेसमेंट जो 80,000 से 1.5 लाख के बीच में हो पाता है, $30,000 से $50,000 में अमेरिका में होता है। बल्कि आयुष्मान भारत तो मल्टीपल सर्जरीज करा सकता है। USA is the costliest healthcare system of the world. India is the most affordable healthcare system of the world. मैं इसके बारे में भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। सभापति महोदय, मैं अपनी बात जल्द खत्म करूंगा, लेकिन मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलना चाहता हूं। अफोर्डेबल फार्मेसी, भारत को अब अफोर्डेबल फार्मेसी माना जाता है, जहां पे एक पैरासिटामोल का पत्ता $4 से $8 में आता है, जबकि वहां 15 सेंट में है, भारत में अवेलेबल है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स की बात करूं या फिर ब्लड प्रेशर की महीने की बात करूं, तो बहुत $30 से $100 का महीने का खर्चा आता है, जहां 75 से सिर्फ $2.5 आता है। इतनी ही नहीं, भारत ने नए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे सिकल सेल एनीमिया की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जीन थेरेपी के तहत। तो सभापति महोदय, मैं अपनी बात सिर्फ खत्म करना चाहता हूं और यह बोलना चाहता हूं कि पक्ष या विपक्ष हो, जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो हमें एक होकर नेशन फर्स्ट की भावना से इस बजट के समर्थन में आना चाहिए। तो एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात को, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, हालातों को बदलने वाले ही हालातों की बात करते हैं। धन्यवाद। Thank you. The discussion on the union budget will continue. तो आप राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा को सुन रहे थे। फिर से डिबेट का रुख करते हैं। जी, आप कर्नल साहब मेरे साथ है। सर, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। अमित, मैं ये कह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की तारीख के अंदर ईरान के पास 300 किलोमीटर से लेकर के और 3,000 किलोमीटर तक, जो कि खुर्रम शहर 4 जिसकी बात अभी की जा रही थी, वो मिसाइल्स आ चुकी हैं। यानी इजराइल हो या अमेरिका का कोई भी बेस, 52 के करीब बेसिस हैं इनके, यहां तक कि यूरोप में जो बेसिस हैं वहां तक ईरान स्ट्राइक कर सकता है। हमने देखा था पिछले साल के अल उदैद के अंदर भी कतर में इन लोगों ने मिसाइल्स मारी थी, अपना स्ट्राइक किया था। यानी इजराइल को हमेशा इनके अब इस मिसाइल प्रोग्राम से दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है। क्यों? इनके पास 12,000 के करीब ये बता रहे हैं कि इन्होंने मिसाइल तैयार करके खड़ी की हुई हैं, और कल या परसों इन्होंने धमकी दी कि 3,000 मिसाइल एक साथ चलाएंगे। यानी दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 3,000 एक मिसाइल अगर एक साथ उन पर चलाई जाती है तो सबको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो तबाही निश्चित है। तो आप सोचिए, ऐसी स्थिति के अंदर इजराइल, जिसको कि ईरान अपना कट्टर दुश्मन मानता है, जितने प्रॉक्सी ग्रुप हैं जिनको फंड करता है, जितने भी, चाहे इराक के कुतुब हिजबुल्लाह से लेकर के आप हिजबुल्लाह ग्रुप आप लेबनान का ले लीजिए, हमास को ले लीजिए, हुती को ले लीजिए, ये सब के सब फंड कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। और सबके सब किसके ऊपर अटैक करते हैं? इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। लिहाजा आज की तारीख में जब सिचुएशन ये बन गई है कि ईरान एक भी बात मानने को तैयार नहीं। अभी श्रुति बता रहे थे कि ईरान ने कहा है कि ठीक है, हम संवर्धन को कम कर लेंगे, 60% जो यूरेनियम को एनरिच किया उसको थोड़ा कम कर लेंगे या रशिया के पास रख देंगे। एक तरफ तो ये बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके विदेश मंत्री या चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं हम कुछ नहीं मानने वाले, अब हमें कुछ बात नहीं करनी। ये तीसरी बातचीत जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अब आज होने वाली है, मैं समझता हूं ये सिर्फ आई वॉश है। दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी तैयारियों पे लगे हुए हैं, और अब सिर्फ सोच इस बात का है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, यानी बिल क्लिंटन, अपना डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, ये डिसाइड करने के लिए कि अब हम करें क्या। एक खतरा है बस, क्योंकि चाइना के 4 या 5 जो डिस्ट्रॉयर्स और रशिया के कुछ डिस्ट्रॉयर्स ओमान की खाड़ी में खड़े हुए हैं, तो क्या, क्योंकि चीन के ऊपर ना तो अब वेनेजुएला से तेल मिल रहा है, ना उसको चीन को जो है कनाडा से मिलेगा, और अब ईरान का तेल भी अगर बंद कर दिया, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर आज ही सवेरे से अमेरिकन शिप्स ने जितनी भी ऑयल टैंकर हैं ईरान के, उनके ऊपर कैप्चर करना शुरू कर दिया है। कोई भी ऑयल टैंकर जो है, जो पहले थे, उन सब ऑयल टैंकरों पे इन्होंने सैंक्शन लगा दिए। 2 बिजनेसमैन थे इनके ईरान के, कल परसों उन पे भी सैंक्शन लग गया। यानी चीन को तो गला घोट दिया एनर्जी के अंदर। अब चीन ने आज उसी का अपनी अकड़ दिखाते हुए थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में आज ताइवान के पास जो किनमेन आइलैंड है, वहां अपने 4 डिस्ट्रॉयर भेजे थे, और आज अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स की उड़ान वहां पे की, चीन को बोलने के लिए कि चुप रहो। लेकिन जो पिक्चर चीन ने भेजी है कतर की, यमन की,
या फिर आप कह लीजिएगा जॉर्डन की, कि कहां कहां पैट्रियट मिसाइल्स, कहां कहां पे इनके थार्ड मिसाइल्स, एक एक पिक्चर पब्लिक हो गई है, बिल्कुल दर्शाता है कि चीन और रशिया इनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपनी सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरी तरह से ईरान के साथ है, और तभी ईरान इतनी हैकड़ी में है। ठीक है सर, इससे पहले कि मैं श्रुति जी के पास जाऊं, सुशील सर भी मेरे साथ है। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं सर। इजराइल की तरफ से लगातार जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस डेवलपमेंट के लिहाज से बताएं। इजराइल की डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक है। जी हां, जो बात अभी हम कर रहे थे शो में, उससे से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह दिया, फ्रीडम ऑफ एक्शन सुरक्षित रखेगा इजराइल। ये बात कही जा रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर ये, इजराइल की डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक है। इजराइल ने बयान दिया, उन्होंने कहा है फ्रीडम ऑफ एक्शन सुरक्षित रखेगा इजराइल, यानी हमें हमला करना नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे। ईरान पर अकेले हमला करेगा इजराइल, अगर जरूरत पड़ी, नहीं माना ईरान तो हमला जरूर करेंगे। तो जो बात हम लोग कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं किया, अपने मिसाइल प्रोडक्शन को बंद नहीं किया, दिनेश सर जैसा बता रहे हैं कि वहां पर सिचुएशन बहुत क्रूशियल हो गई है, ऐसे में अगर ईरान नहीं माना तो इजराइल जाहिर तौर पर हमला करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्शन उनको चाहिए, वो डिसाइड करेंगे उनके राष्ट्र के लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या मुफीद है। अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, दोनों मुल्क दोस्त हैं, एक साथ हैं हर चीज में, लेकिन अगर अपनी आवाम को बचाने का मौका, वक्त और वो टाइमिंग क्रूशियल आई तो इजराइल सबसे पहले वो करेगा जो उसको अपने मुल्क और देश को बचाने के लिए करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, श्रुति मैम मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी जिस तरीके से पूरा ये माहौल बिल्डअप हो रहा है, देखिए अभी आप जो बात बता रही थी सेम वही बात अब हो गई है। इजराइल ने कह दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्शन हमको चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब हमला करना है, कैसे हमला करना है, अगर ईरान नहीं मानता है तो। श्रुति मैम, ये जो 12 दिन का युद्ध जो हुआ था, उसमें भी इजराइल ने जब एक्शन लिया था तब वो अपनी मर्जी से ही लिया था। और इनिशियल स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे जून की, तो उसके अंदर बोला, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साफ बोला था कि ये तो यूनिलैटरल एक्शन है, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। वो अलग बात है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो डीप स्टेट है, वो उसके अंदर आके इंटरफेयर करके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स किया कि उसको ना ही सपोर्ट करे, मतलब इन टर्म्स ऑफ आर्म्स और सप्लाई, बट वो एक्चुअली मिलिटरीली इंटरवीन भी करे। तो ये हमें बहुत क्लियर है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन खाड़ी के देशों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसके बहुत सारे वेस्टेड पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं वहां के अंदर, और एज अ नेशन भी वो वहां काफी तरह इन्वेस्ट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की रिजीम के अंदर। तो इस सब के चलते जब वो इजराइल का ऐसा ओपनली साथ देंगे अगर युद्ध जैसी चीज के अंदर, तो उन पे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। तो इसीलिए इजराइल जो है, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है, ये मेंटेन करता है हर बार कि जब हमें चाहिए हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकते कि यूएसए डिसाइड करेगा कि उसका फायदा किस तरफ पड़ेगा। इसीलिए वो खुद ही अपना एक्शन पहले लेते हैं, फिर बाद में अपने बैक चैनल्स वो शुरू करते हैं। उन बैक चैनल कॉन्वर्सेशंस के अंदर हमेशा ही प्रेशर तो आता ही है, बिकॉज इजराइल जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट लॉबिंग करता है वहाँ यूएसए के अंदर। और लॉबिंग का मतलब जो है, आप वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं उनको आप पैसा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको जब सपोर्ट देते हैं तो आपकी बात आगे रखी जाती है वहाँ कांग्रेस के अंदर, और आपकी बात अगर आगे रखी जा रही है तो आपका वहाँ पे आपका वहाँ पुल है, वहाँ वट है जैसे कहा जाता है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो इजराइल का अभी भी है वहाँ। इजराइल से खैर थोड़ा ज़्यादा इस वक्त कतर का बन चुका है, बट ये जो इनका प्रॉब्लम है, ये उन्होंने इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्शन रिटेन किया है कि हम करेंगे युद्ध अगर हमें लगेगा कि ईरान जो है वो फिर से एनरिचमेंट कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो न्यूक्लियर की तरफ ना ले जाए। ये बहुत बड़ा उनके लिए एक फियर बन चुका है। तो ये फियर को वो निगेट करने के लिए वो आगे कर रहे हैं। यही जो मैंने अभी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर की बात जो करी थी, उन्हीं की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि एक शाहिद मिसाइल जो है अब्राहम लिंकन की तरह पिछले एक हफ्ते के अंदर उन्होंने छोड़ा था। एक सर्च जैसा एक उन्होंने एक ड्रोन या शायद मिसाइल जो है वो फायर किया था और उसको इंटरसेप्ट भी किया गया था। कितने डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट हुआ ये किसी को नहीं मालूम, बट द पॉइंट इज कि ईरान टेस्टिंग अपनी शुरू कर चुका है। इस एक्शन से मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि वो टेस्टिंग देख रहा है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है, क्या उनका तरीका कैसा होगा इनिशियल अटैक्स को काउंटर करने के लिए, और ये कितने तैयार है और कितने अलर्ट है। तो वो अपनी कैपेबिलिटीज भी चेक कर रहा है और साथ में रिस्पॉन्स भी चेक कर रहा है यूएसए का। और यूएसए इसीलिए इस बार दोबारा बोल रहा है कि चाहे तो हम दूसरे भी भेज सकते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास कम है युद्ध के, पर ये बहुत महंगा है यूएसए के लिए। जो वहाँ अब्राहम लिंकन का जो पूरा जो उन्होंने
एक आर्माडा भेजा हुआ है, ये प्रतिदिन कितने मिलियन उनके खा जाता है, ये Exactly, उनके लिए ma'am. बहुत महंगा पड़ता है। अगर एक वो दूसरा आर्माडा वहां जाके भेजेंगे तो ये एक बहुत लॉसी युद्ध बिना लड़े ही हो जा रहा है अमेरिका के लिए। पर उनको ये लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम शायद आप ही के चैनल पे हमने ये पहले भी बात करी है, क्योंकि ये खेल सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं है। यूएसए को ईरान का कंट्रोल चाहिए, उसके ऑयल का कंट्रोल चाहिए। किस डोमिनेशन में तेल बिकेगा वो कॉन्वर्सेशन यूएसए डोमिनेट करना चाहता है। वो चाहता है, जो अभी चाइना की जो बात करी थी कर्नल साहब ने, वो चाइना को जो तेल बेच रहा है वो युआन में डायरेक्टली बेच रहा है। तो युआन के अंदर जो ट्रेड चाहिए वो उसको बंद करवाना है, उसको चाहिए डॉलर के अंदर चले, क्योंकि डॉलर जो है वो पेट्रो डॉलर अभी भी लिंक्ड है, गोल्ड बुलियन से नहीं है। तो जब तक आपका पेट्रोल डॉलर में बिक रहा है तब तक उसकी डिमांड ज्यादा है। जब मल्टी करेंसी हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम होने लगेगी और डी डॉलराइजेशन भी मैम एक बहुत बड़ा डर है ट्रम्प को कंट्रोल करता है। जो बहुत सारी कंट्रीज मैम डी डॉलराइजेशन पे लगी हुई हैं, जैसे ब्रिक्स है, क्वाड है, तो ये भी बहुत मुश्किल है। ट्रम्प इसको भी लेके बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, इनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही डी डॉलराइजेशन हो जाएगा आप डॉलर की आपकी वैल्यू आपकी गिरती हुई दिखेगी। जैसे ही, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गोल्ड के साथ लिंक्ड नहीं है, उसकी बैकिंग तेल के साथ वो अब डीलिंक कर दी गई है, वो डीकपल कर दी गई है। तो उसको अब किसी ना किसी तरीके से उसको इस तरह से कंट्रोल बनाना पड़ेगा कि ऑयल के रिसोर्सेज उसके थ्रू जाए। कनाडा के में अंदर, अगर कर्नल सर मुझे थोड़ा सा क्षमा करें, एक उसके अंदर डेवलपमेंट थोड़ी नहीं हुई है, क्योंकि ट्रम्प ने थोड़ा सा ज्यादा हिकड़ी दिखा दी अपनी वहां पे। तो कनाडा ने एक इंडिपेंडेंट डील कर ली है अब चाइना के साथ, और वो यूएस मार्केट से डीलिंग करना चाहता है। तो अभी भी काफी सारा तेल जो है कनाडा का वो चाइना की तरफ जा रहा है। तो अब, और इनफैक्ट ये जो उन्होंने नई डील करी है जिसको लेकर ट्रम्प काफी गुस्साए हुए हैं, वो जो डील जो है उसके चलते ट्रम्प कनाडा और चाइना का रिलेशनशिप हो सकता है ज्यादा करीब हो जाए, और ये तेल इसीलिए चाइना को अब मिल रहा है वहां से। और चाइना के लिए ये इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि वेनेजुएला का तेल कट ऑफ हो गया है और वो कंप्लीटली रशिया पे डिपेंड नहीं कर सकता। पास्ट में जाएंगे तो साइनो रूसो वॉर भी हुई है, तो वो नहीं चाहता अपने आप को कंप्लीटली रशिया के ऊपर डिपेंड करके रखने को। तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल एंगल है चाइना का। फेयर इनफ मैम, प्लीज स्टे विथ मी। सुशील सर, एक जो एंगल डी डॉलराइजेशन का है, इजराइल बीच में गर्दन उसकी फंसी हुई है, अमेरिका का अपना अलग नैरेटिव है, ईरान का अपना अलग नैरेटिव है, खाड़ी देशों को डर लग रहा है अगर जंग शुरू हो गई तो क्रूड को लेकर जो स्कैर्सिटी होगी, क्योंकि जो हॉर्मुज वाला वो हॉर्मुज जल डब्रूमध्य है जहाँ पर अभी हैवी डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने कर रखा है, एक और अपना वहाँ पर वो आर्मडा भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्रीगेट्स वहाँ पर, डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पर, हॉवरक्राफ्ट वहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो वो जो स्ट्रेस वहाँ पर बन रहा है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि जो क्रूड की सप्लाई है कोई ऐसी बचकानी हरकत हो जाए कि क्रूड की सप्लाई पर असर पड़ जाए। लेकिन जो प्रेशर इजराइल बिल्डअप कर रहा है, और जैसा कि श्रुति मैम बता रही हैं कि पिछली बार भी जून 2025 में जब ईरान और इजराइल में जंग हुई तो अमेरिका चुपचाप देखता रहा, फिर B2 बॉम्बर ले जाके उन्होंने धम 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 सारी न्यूक्लियर साइट्स पर जाके बम गिराया। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि इनिशिएट इजराइल ही करने वाला है, ऐसा लग रहा है, सिचुएशन ऐसी लग रही है। बात ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ईरान कल को वार जीत जाएगा, जो अगर लड़ाई होगी, क्योंकि उतना हथियार उसके पास में है। 4000 बॉम्ब को डाल देगा, मिसाइल डाल देगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। अमेरिका के जो बेकार में है उसके पास जो हथियार हैं वो सब बेकार ये हो तो तय है कि अमेरिका से जंग नहीं जीत सकता, दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं जीत सकता। मेरा इस सब में मेरा जो अपना विचार है वो ये जो लग रहा है मुझे, बेस्ड ऑन प्रीवियस एनकाउंटर्स और प्रेसिडेंट ट्रम्प से 1 साल से जो काम कर रहे हैं, राइट, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जो उनकी नीति है। तो वो $10 मिलियन, 1000 बिलियन, $1 बिलियन खर्च हो गया, इज नॉट बॉदर्ड तो उसके ऊपर। लेकिन वो उनकी जो कोशिश है कि प्रेशर बिल्ड करें ईरान के ऊपर ताकि युद्ध की जरूरत ना पड़े। ईरान ऑफ कोर्स पोस्चरी करेगा अपनी, क्योंकि उसको रिजिम का अपना खतरा है, और रिजीम चेंज करने के लिए आई एग्री विद टर्की साइड दैट जो स्टेटमेंट आया है कि अगर रिजीम चेंज करना है, 1-2 बॉम्बिंग से रिजीम चेंज नहीं होने वाला है, बल्कि वहां नेशनलिस्टिक फीलिंग इतनी ज्यादा आ जाएंगी कि वो जो रिजीम है जिसके अगेंस्ट है वो भी उसके साथ में हो जाएंगे। रिजीम चेंज करने के लिए उन्हें बूट ऑन द ग्राउंड लाना पड़ेगा अमेरिका को, वो अमेरिका तैयार नहीं। तो रिजीम चेंज की जो बात है वो केवल एक, मेरे ख्याल से किताबी जबरदस्ती प्रेशर वाली बात है, और उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इजराइल की जो पोजीशन है उसकी बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है, क्योंकि दे आल्सो रियलाइज कि अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो इस तरह से वो डेवलप कर रहा है वो कर ली, और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर ना बना ले, न्यूक्लियर बना लिया तो और उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तीसरी जो उनके लोग हैं, हिजबुल्लाह हुआ, हमास हुआ, हूती हुआ, उनको जो सपोर्ट है, तो इजराइल की पोजीशन बहुत डिफिकल्ट है और उनको अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो वो
इजराइल ने पहले जून में भी किया है, उससे पहले भी किया है उन्होंने। तो वो साइबर अटैक भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तैयारी कर रहे हैं उसकी भी। प्लस कोविड जो उन्होंने पिछले बार भी उन्होंने अपना मोसाद ने वहां पर कार्रवाई की थी, वो भी वो करेंगे। प्लस अगर जरूरत पड़ी, अमेरिका ने उनको नहीं सपोर्ट किया, अल्टीमेटली नेतन्याहू गए किस लिए हैं? वो इसीलिए गए हैं कि उनको डर है कि ईरान ने भी कहा है कि वो इजराइल उसकी डील जो बात उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नेतन्याहू का ये है कि जो उनकी 3 कोर डिमांड है, एक है न्यूक्लियर, दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरी जो रीजनल प्लेयर्स हैं उन जो सपोर्ट करते हैं रीजनल, जो ये इनको हजबुल्ला वगैरह को, उनको कंट्रोल करने, तीनों की बारे में बात की जाए। ईरान जो बात कर रहा है यूएसए से, वो बात कर रहा है खाली न्यूक्लियर के बारे में, वो उस पर वो अकोमोडेट करने को तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पर वो बात नहीं करना चाहते। तो लेकिन नेतन्याहू कोशिश ये कर रहे हैं, इसीलिए वो गए हैं प्रेशर डालने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भाई आप खाली इजराइल के ऊपर इस न्यूक्लियर में नहीं अटक जाना, उसकी बात में मान जाओ। तो वो कह देंगे, क्योंकि वी ऑल नो हाउ द ट्रंप बिहेव्स, ही बिहेव जीत गया हर चीज में बिना बेस के। तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इजराइल को नहीं सक्सेस मिली तो ही विल गो अगेन यूनिलैटरल एंड ट्रंप को आना पड़ेगा, जैसा कि जून में हुआ। ठीक है, दिस इज हाउ विल सी। ठीक है कर्नल साहब, अमेरिका को क्यों ही डर होगा? क्योंकि ऐसी तो कोई मिसाइल है ही नहीं ईरान के पास जो 12,000 किलोमीटर की रेंज को पार कर पाए, तो उनको किस बात का डर है? उनके पास तो कोई रॉकेट मिसाइल गिरनी ही नहीं है, तो उनको इसलिए भी डर नहीं। दूसरा, जो प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्ला, हूतीज, जिनको लगातार ईरान फंड करता रहता है, और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल ये भी है, ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, रेड सी में वहाँ हिजबुल्ला, हूतीज वेस्ट बैंक से हमला कर रहे हैं, लेबनान बॉर्डर, सीरिया बॉर्डर से लगातार खतरा इजराइल के लिए बना हुआ है। तो इन 4 शर्तों में मुझे लगता है 3 शर्तें तो इजराइल की हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियर डील वाली शर्त अमेरिका की, बाकी 3 तो इजराइल की हैं कि जो प्रॉक्सी संगठन है उनको सपोर्ट बंद करें, आईसीबीएम्स का प्रोडक्शन बंद करें, और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का जो भी उनका है वो उसके बारे में। तो ज्यादातर शर्तें तो मुझे इजराइल की लग रही हैं इसमें सर। वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड अलाय है जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का, अमित, वो तो इजराइल ही है। और दूसरा, जैसे शुरू में हम बता रहे थे कि अमेरिका के अंदर भी जो लॉबिंग है, इनकी इतनी ज्यादा है यहूदियों की कि मोस्ट रिचेस्ट पीपल, दीज पीपल कंट्रोल द कांग्रेस देयर। राइट, ये वो तो होगा ही होगा कि जो होना है। तीसरा, देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, कहना चाह रहा था कि मिसाइलों से कोई अमेरिका डर जाएगा या इजराइल डर जाएगा, पर डैमेज होगा, डेफिनेटली डैमेज होगा, बहुत ज्यादा डैमेज होगा। बिकॉज वॉरफेयर के अंदर आपके पास में अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स उस लेवल के नहीं है कि आप 3,000 के करीब ड्रोन अगर एक साथ में आईसीबीएम्स छोड़े जाएं, तो कोई भी कंट्री उसको आज की तारीख में कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। हाँ, जब गोल्डन डोम बन जाए शायद ग्रीनलैंड के अंदर, तो हो सकता है कि उसका कोई इलाज निकल के आ जाए। लेकिन अमेरिका का जो मेरा मानना है, इस ईरान के अंदर इंटरेस्ट न्यूक्लियर प्लस ऑयल, यस, क्योंकि वो आज ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, लैटिन अमेरिका हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के प्रोग्राम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी डील्स करने में लगा हुआ है। और यही कारण है कि आज सुबेरे से या 2 दिन से जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के तेल के लिए, जितने भी शैडो टैंकर्स थे, सब कुछ था, और आज ईरान के टैंकर्स के ऊपर ट्रुप्स उतारने शुरू कर दिए हैं, पैरा ट्रुप्स कंट्रोल करने के लिए। ये सब कुछ डेफिनेटली प्रेशर के लिए ही है। बट जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए ईरान सबसे बड़ा थ्रेट, चाहे वो हुती के रूप में हो, चाहे वो हिजबुल्ला के रूप में हो, चाहे वो हमास के रूप में रहा है, और उसी को काटने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। वरना तो जो ये अकॉर्ड हुआ था, इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, जिसके अंदर सऊदी अरब से लेके, यूएई से लेके आपके जितने भी मिस्र है, इन सब कंट्रीज ने कहा कि हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं इजराइल को। ये सब कोशिश में अमेरिका क्यों लगा हुआ था? पाकिस्तान को भी कभी डंडा दिया हुआ है कि आप भी रिकॉग्नाइज करो। बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई गेम खराब कर रहा है तो वो 3 कंट्रीज है जो सऊदी अरब की जो लीडरशिप है उसको चैलेंज करना चाहती हैं। एक है ईरान, दूसरा है तुर्की, और तीसरा है पाकिस्तान। और इन तीनों के इस गेम में आज तुर्की ने जो स्टेटमेंट दिया कि वहां रिजिम चेंज नहीं कर सकते, सब जानते हैं, क्योंकि हसन खुमैनी को पिछले चंद दिनों से खुद खुमैनी जो है वो बाकी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए भेज रहा है। तो अगर खुमैनी को आपने किडनैप कर भी लिया तो हसन खुमैनी सामने आ जाएगा, पेजेस्कियान को भी ले लो आप, सब लोग बैठे हैं वहां पे। चेंज नहीं हो सकता बिकॉज शाह वाली चीज काम नहीं करेगी ईरान के अंदर। ईरान के अंदर लोग रेजिम चेंज तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन डोमिनेंस नहीं चाहते, राइट, ये सब जानते हैं। So the question is quite complicated. We have to understand from military point of view I am speaking कि अगर आज वहां पे इजराइल वहां गया हुआ है, वो नहीं चाहता कि चाहे एक्सपेरिमेंट के बेस पे भी अगर ईरान 3,000 मिसाइल चलाता है तो नुकसान सिर्फ इजराइल का होगा, और नेतन्याहू को उसका जवाब देना पड़ेगा। बेहतर है सर, आप तमाम मेहमानों का
बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील सर, आप शो में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ कर्नल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, बहुत लगता है ऐसा कि इजराइल बहुत फ्रेजाइल हो गया है और आने वाले वक्त में इजराइल बहुत जल्दी गिव अप कर देगा और बहुत मुमकिन है कि इजराइल के बाद फिर अमेरिका को मजबूरन इस जंग में कूदना पड़े। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद भी सुपर प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।